अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद यूपी टीचिंग एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हमने फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स को स्टार्ट किए हैं और हमने तकरीबन 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें मैंने सेल की इंट्रोडक्शन की थी, फिर मैंने सेल की कंपोनेंट्स बताए थे। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 तरह के सेल्स होते हैं, जो कि एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो अब प्रो का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है और इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है। तो अब इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रो और यहाँ पर लिख देता हूँ यू। ठीक है, और इनके साथ साथ लिख देता हूँ कैरियोटिक। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये 2 अल्फाज हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बहुत आसानी के साथ हम कोशिश करेंगे कि इनमें डिफरेंसेस जान सके। ये जो प्रो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है विदाउट। क्या होता है? विदाउट। और यू का मतलब होता है विद। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिखते कैरियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल है, और यहाँ पर भी यूकैरियोटिक सेल है। अब देखें, प्रो का मतलब है विदाउट कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। विदाउट न्यूक्लियस यानी वो सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो, और यू का मतलब होता है विद, यानी वो सेल जिसमें न्यूक्लियस हो, तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट लिखते हैं, सेल हैविंग नो न्यूक्लियस, वो सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और वो सेल जिसमें हैविंग न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये एक फ़र्क हुआ इनमें। ठीक है, तो अब हम टाइटल्स में बात करेंगे और बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मैं माजरत ख्वाह हूँ, थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ा सा शोर बैकग्राउंड में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि वीडियो पर फोकस करें। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी बात हम करेंगे, ये तो बात हो गई न्यूक्लियस की। देखिए, हम टाइटल्स में अगर हम बात करें तो टाइटल पर याद रहते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, और इनका डिफिनेशन भी हमने कर लिया। ठीक है, ये एक टाइटल। दूसरा टाइटल है सेल वॉल के बारे में। किस चीज़ के बारे में? सेल वॉल के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर सेल वॉल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम सेल वॉल की बात करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में? हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल होता है। और इनका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? तो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स से। ठीक है, अब आप गौर करें तो पेप्टाइडो का मतलब होता है प्रोटीन्स और ग्लाइकेन्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर इनका सेल वॉल बना होता है, और इनको हम साथ में म्यूरेमिक एसिड भी हम लिख देते हैं, म्यूरेमिक एसिड। तो इनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड से बना होता है। ठीक है, अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इनमें एनिमल्स में जो है वो सेल वॉल नहीं होता। एनिमल्स में नो सेल वॉल, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता। लेकिन प्लांट में और फंजाई में, प्लांट प्लस फंजाई में होता है। और ये किस चीज़ से बना होता है? देखिए, प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज से। इसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यही होता है। और फंजाई का जो सेल वॉल है वो बना होता है काइटिन से। किस चीज़ से?
काइटिन से। तो काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है। तो सेल वॉल की अगर हम डिफरेंसेस करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और फंजाई में तो होता है, लेकिन एनिमल सेल में, हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं इन सेल्स की साइज़ की। साइज़ डिफरेंसेस क्या है किन किन सेल्स की, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के साइज़ डिफरेंसेस में। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका साइज़ होता है तकरीबन 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ होता है, यानी बहुत छोटा होता है। अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की साइज़ की, तो ये तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गई साइज़ में। फिर बात करते हैं एक कैप्सूल की, कि सेल वॉल के अलावा, देखिए सेल वॉल के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में एक और प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इनका जो कैप्सूल है इनमें प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल के अलावा एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, वो इनमें होता है, लेकिन इनमें नहीं होता, नॉट प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल नहीं होता। आप समझ रहे हो दोस्तों, इनमें अगर कैप्सूल होता है तो ये किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। आप लोगों के फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जो है वो हौसला अफजाई की है, बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप अब मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर इनवाइट करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्म की। अब देखिए यहाँ पर अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें और तो वही बात हम यहीं पर भी करेंगे। ठीक है, चूँकि डिफरेंसेस हैं तो अगर हम यहाँ पर किसी चीज़ की बात करते हैं वहाँ पर भी उसी चीज़ की बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ER की। यहाँ पर भी हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ER की। तो अगर हम देख ले तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक बहुत ही अहम फंक्शनल यूनिट है, तो होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इनमें माइक्रोफिलामेंट्स की या माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें या माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल चुन के मियोसिस और माइटोसिस नहीं करता। क्या नहीं करता दोस्तों? तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल माइटोसिस और मियोसिस नहीं करता तो इनमें माइक्रोफिलामेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, तब जाकर माइक्रोफिलामेंट्स भी नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट, नो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में तो होते हैं, क्योंकि ये सेल्स बाकायदा तौर पर माइटोसिस और मियोसिस करते हैं। ठीक है, अब देखें आपको माइक्रोफिलामेंट्स का तो पता हो, फॉर एग्जांपल एक सेल जब डिवाइड होने वाला होता है तो यहाँ पर और यहाँ पर सेंट्रियोल से क्रोमोसोम अगर सेंटर में हो, ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम अगर सेंटर में हो तो सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं। इन फाइबर्स को हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इन सेल्स में ये जो सेल्स तकरीबन जो है माइटोसिस और मियोसिस करते हैं, तो इनमें माइक्रोफिलामेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि क्रोमोसोम्स को अपोजिट साइड्स को खींच सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल भी आप इसे कह सकते हैं, और यहाँ पर भी हम सेंट्रोसोम लिख देते हैं, सेंट्रोसोम।
ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स नहीं है तो हो सकता है कि माइक्रोफिलामेंट्स का कारखाना भी ना हो, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम्स नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम 15-20 की बात करेंगे इंशाल्लाह डिफरेंसेस की, तो आप मेरे साथ रहिए और सीखते रहिए। फिर बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी, तो ऐसा है कि यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता और प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये नॉट प्रेजेंट और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, जो कि किस चीज़ का है, वो है लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम का एक बहुत ही अहम किरदार होता है, जो कि इंशाल्लाह हम फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में नो राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, लाइसोसोम सॉरी। अब अगर राइबोसोम की बात करें तो दोनों में राइबोसोम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी राइबोसोम होता है, लेकिन फ़र्क होता है इन दोनों के राइबोसोम में। अब फ़र्क क्या है देखें, इनका राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका राइबोसोम जो है वो 70 स्वीडबर्ग यूनिट्स का होता है और इनका राइबोसोम 80 स्वीडबर्ग यूनिट्स का होता है। ये क्या है, ये जब मैं राइबोसोम को डिस्कस करूँगा तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि स्वीडबर्ग क्या है और ये किस तरह हम काउंट करते हैं वगैरह वगैरह सारी बातें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसमें नॉट प्रेजेंट, नो माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही अहम है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल, ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल होता है। इनमें नॉट प्रेजेंट, इनमें प्रेजेंट होता है। अब बात इस तरह है कि अगर हम जो है वो प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल, प्लांट में तो 1 एंड लार्ज होता है, 1 एंड लार्ज वैक्यूल। ठीक है, और एनिमल सेल में अगर हम बात करें वैक्यूल की तो मैनी होते हैं, बहुत होते हैं, एंड स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गई वैक्यूल की। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो किस चीज़ के बारे में है, वो है न्यूक्लियर। न्यूक्लियस जो नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पहले कहा था कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या इनमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होगा? नहीं होगा। तो इनमें नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन इनमें बाकायदा न्यूक्लियर एक बहुत ही अहम मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो देखिए दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, बात सुने। आपने कहा था सर, अगर आप कहना चाहते हैं कि ये अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो आपने तो कहा कि इनमें न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म की बात क्यों करते हैं बेटा? ऐसा बात है कि इनमें न्यूक्लियस तो ट्रूली नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस की तरह एक जगह ज़रूर होती है, न्यूक्लियस की तरह एक जगह ज़रूर होती है और इनमें बाकायदा जो है वो एक न्यूक्लियस होता है। तो देखिए, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये क्या है? तो ये है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, और ये क्या है? ये है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियस की तरह एक जगह है। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इन दोनों का प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये थोड़ा सा मिक्स टाइप का है, मिक्स होता है। और अगर यहाँ की बात करें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान एक बहुत अहम दीवार होती है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से अलग होते हैं और यहाँ पर कुछ मिक्स टाइप के होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स्ड विथ साइटोप्लाज्म, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में विल डिफरेंशिएटेड होते हैं, विल डिफरेंशिएटेड। अब इस बात का मतलब क्या है कि अब अगर आप देख ले डायग्राम में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत ही फ़र्क होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लैजेला और सीलिया की। फ्लैजेला प्लस सीलिया की अगर हम बात करें, ठीक है, सीलिया। और यहाँ पर भी अगर उसी बात को रिपीट करें तो मैं टाइम को बचाते हुए इस तरह करूँगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ना कि बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया वगैरह में ये फ्लैजेला होते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मूवमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लांट सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में नॉट प्रेजेंट। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में कुछ इस तरह के फ्लैजेला और सीलिया पाए जाते हैं। देखिए, अगर आप स्पर्म सेल की बात करें तो उसमें फ्लैजेला है। अगर कुछ एपिथेलियल सेल्स की बात करें जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो उनमें सीलिया है। तो एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, क्या, फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम बात करेंगे, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो बहुत ही अहम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि क्या इनमें रिस्पायरेशन होगी, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन होता है, एनर्जी इनको दरकार होती है, क्यों नहीं होती दरकार दोस्तों। तो इनमें क्या रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होंगे, तो ऑब्वियसली होंगे। तो अगर हम रिस्पायरेटरी एंजाइम्स की बात करें तो इनमें कहाँ पर होते हैं और उनमें कहाँ पर होते हैं। देखिए, रिस्पायरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, और यहीं पर भी मैं रिस्पायरेटरी एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ। आप समझ ले कि इसी बात को मैं वहाँ पर भी दोहरा रहा हूँ। देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि इनका जो रिस्पायरेशन है वो ज़्यादातर इसी सेल मेम्ब्रेन का जो कुछ हिस्सों में इनफोल्ड्स बनाते हैं इस तरह। तो यहाँ पर इनका जो है वो रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनमें बाकायदा, आपको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। तो इनकी जो रिस्पायरेटरी एंजाइम्स है वो ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। समझ रहे हो ना इस बात को, सेल मेम्ब्रेन में। देखिए, यहाँ पर रिस्पायरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनकी जो रिस्पायरेटरी एंजाइम्स है वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होते हैं। आपको पता है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में इनके रिस्पायरेटरी एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इनका सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की सेल डिविजन्स की अगर हम बात करें तो बात ऐसा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो माइटोसिस और मियोसिस नहीं होता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो माइटोसिस, नो मियोसिस। ठीक है, इनमें गैमीट्स भी नहीं होते। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनमें माइटोसिस और मियोसिस बाकायदा तौर पर होते हैं, माइटोसिस एंड
मियोसिस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में बाकायदा तौर पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम देखिए हम बात करते हैं डीएनए की, डीएनए, और इनमें भी डीएनए की बात करें तो ये थोड़ा सा शॉर्ट है तो लिख देता हूँ। इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड में होता है, यहाँ पर पड़ा होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड है, तो डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड, समझ रहे हो। और यूकैरियोटिक सेल का डीएनए जो है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, न्यूक्लियस में होता है, समझ रहे हो इस बात को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है? हाँ भाई, क्यों नहीं होती। तो प्रोटीन को बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस तो होता है, आपको ये भी पता है। हाँ जी, हमें ये भी पता है। तो क्या इनमें ट्रांसक्रिप्शन, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस इनमें कहाँ होती है? और वहाँ पर भी अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो उनमें कहाँ पर होती है? देखिए मैं अब डायग्राम में समझाता हूँ आपको। इनमें प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होती है। किन में? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होती है। तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस को दो स्टेप्स है, एक है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन सिंथेसिस के दो अहम स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में नहीं होती, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियस, और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में। देखिए अभी आपको समझाता हूँ। इनका जो डीएनए है वो कहाँ पर है? न्यूक्लियस में पड़ा होता है। तो न्यूक्लियस से आप क्या करते हैं, डीएनए के कुछ हिस्से की आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस में। और फिर उसी मैसेंजर आरएनए को जब आप प्रोटीन में तब्दील करते हैं तो प्रोटीन में कौन तब्दील करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। तो इनका जो ट्रांसलेशन है वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में, ट्रांसलेशन ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा जनाब, तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के। अब आखिर में एक और डिफरेंस भी बताने लगा हूँ जो कि है एग्जाम्पल्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स अगर हम इनके दे दें तो बआसानी आपके सामने मौजूद है। इनका एक ही एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ये एक प्रोकैरियोट है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, और इसमें बहुत सारे और भी है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पढ़ाए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ाए। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों और डिस्कस करते हैं और लेक्चर्स जो कि इंशाल्लाह हमारे सामने आएंगे हमारे बुक में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।